नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 7 जनवरी। तो चलिए आज का डिस्कशन है जो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको द हिंदू जनसत्ता और पीआईबी इससे संबंधित जो न्यूज़ होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से उसके लिए इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी विद मैप। तो चलिए आगे की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है आज का आपका मोटिवेशन कोटेशन। देखिए, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। जैसे कि देखिए, विद्यार्थी जीवन में जो आप छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं वो आपको किसी और से बेहतर बना रही होती हैं। जैसे कि आप सुबह उठ गए, सुबह आप जल्दी उठ गए, मान लीजिए 5 या 4 बजे आप उठ गए, तो जो 10 बजे या जो 9 बजे उठने वाला बच्चा है उससे आप 2-3 घंटे आगे हैं, और आपने उतने टाइम में बहुत सारा काम कर लिया, तब वो उठ रहा है, फिर 10 बजे तक वो अपना नहाना धोना जो भी है अपना सारा कार्य होगा, उसके बाद फिर वो अपनी स्टडी में लगेगा। आपने उससे 2-3 घंटे ज़्यादा पढ़ लिए। यही सारी आदतें आपको आपके गोल की तरफ अचीव करती हैं, आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो यही जो विद्यार्थी जीवन की आपकी छोटी छोटी आदतें, हमेशा सत्य बोलना और मतलब रिवीजन करना, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ये आपके विद्यार्थी जीवन को पूरा बदल के रख देती हैं। तो इसमें यही बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन्होंने आंसर दिए हैं। एक है गौरव कुमार, इन्होंने धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत दिया गया है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, इसका आंसर दिया है। दूसरा इन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को हमने ले लिया था। और ये अब ये बताइएगा कि किसके कंट्रोल में था जो हम लोगों ने इसको ऑपरेशन विजय के थ्रू लिया था। तो ये गौरव कुमार है जो कि काफ़ी अच्छा किए हैं। फिर उसके बाद एक है रजनी नितिन, इन्होंने भी एक आंसर दिया है। तो अगर जो बच्चा आंसर देगा जिसके सारे आंसर सही होंगे उसको मोटिवेशन के लिए उसके स्क्रीन पर सारे मतलब जो आंसर हैं वो लगाए जाएंगे। तो आप भी कोशिश करिए, आप भी आंसर दीजिए। सर्च करके आंसर देना होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मतलब पता हो। जो नहीं पता उसको सर्च करके आंसर दीजिए उसका। तो क्या होगा कि आप चीज़ें सर्च किए होंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगी, बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो वेल डन। और आने वाली जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कल फिर से आंसर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इनको पहचानिएगा कि ये कौन है। तो ये एक फ्रीडम फाइटर है जो कि काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण भी हैं। काफ़ी बार या कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये कौन है, इनको बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यूज़ है आज की, डिजिटल साक्षरता से दूर ग्रामीण भारत। इसमें क्या है कि हम लोग डिजिटल का यूज तो कर रहे हैं, ये शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इस पर बहुत मतलब फोकस नहीं दिया जा रहा बहुत ज़्यादा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ फ़ोन भी पाए जाते हैं तो कुछ लोगों के पास सिर्फ फ़ोन पाए जाते हैं, उसको चलाना नहीं आता। अगर किसी के पास पहली बात तो किसी के पास फ़ोन नहीं होता, और फ़ोन होता है तो उसको चलाना नहीं आता। तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें कवर की गई हैं, और ये कहा गया है कि इसमें जो लिंग भेद है वो भी किया जा रहा है। स्त्रियों को या फिर कह लें लड़कियों को, तो उनको ये जो फ़ोन है वो अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, उनसे डिजिटलीकरण से उनको जोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार में कोई मतलब किसी छोटे से गांव में एक लड़की ने पूछा कि डिजिटल साक्षरता क्या है। तो वह यही चीज़ें, इसीलिए ये आर्टिकल कवर किया गया कि अभी इससे ग्रामीण क्षेत्र बहुत दूर है, इसको कवर करने की ज़रूरत है। क्योंकि डिजिटल जो है वो हमारी लाइफ को, हमारी चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। हमको जो चीज़ चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाती है। पढ़ाई, हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो, ये जो मैं लेक्चर ले रही हूँ ये भी आपका डिजिटल के माध्यम से ही ले रही हूँ, आप तक ये चीज़ें पहुँचा रही हूँ। तो ये काफ़ी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, और ये मतलब सबको इस तक पहुंच होनी चाहिए। फ़ोन ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो मतलब एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, जो ये फ़ोन जल्दी कोई नहीं लेता। वो जो बटन वाले फ़ोन होते हैं, ऐसे ये जो छोटे छोटे फ़ोन होते हैं उनका उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके बारे में उनको आसानी लगती है, सिर्फ उनको बात करना होता है। अब आजकल का युवा इस चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको डिजिटलकरण की तरफ जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी इसमें गर्ल्स को या लड़कियों को काफ़ी दूर रखा गया है। इससे यहाँ पे लिंग भेद की बात की जा रही है। तो हमको ये बताइएगा आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी के साथ लिंग भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ
संबंधित चीज़ें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया था। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो ये शुरू कब हुआ था? 2017 में। इसको याद रख लीजिएगा आपने। और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। उसके बाद डिजिटल साक्षरता है क्या, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके है जब किसी व्यक्ति को समाज में हो रहे तकनीकी विकास और कौशल के बारे में जानकारी का होना ही डिजिटल साक्षरता कहते हैं इसको। तो आपको पता चल ही गया होगा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये क्यू न्यूज़ में था और ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई कि क्यू न्यूज़ में था। और प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना क्या है, अभियान कब चलाया गया था, सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी दिन से ये आर्टिकल कवर किया जा रहा है। इसमें क्या है कि जो ग्लेशियर हैं वो बोल रहे हैं कि ये इस सदी के अंत तक पिघल जाएंगे, ठीक है। इस सदी के अंत तक ये ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे। शायद आने वाली पीढ़ी को मतलब ग्लेशियर के बारे में ना पता हो, या फिर उनको सिर्फ फोटो के माध्यम से हम बताएं कि ये ग्लेशियर थे। तो क्योंकि तापमान बहुत बढ़ रहा है। तापमान की बढ़ोतरी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये सदी के अंत तक सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जितना सोच रहे हैं उससे पहले ही सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, क्योंकि जो विश्व का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी जो गैस हैं, जो हानिकारक गैसें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि एक ग्लेशियर है, कोई मान लीजिए कि कोई ग्लेशियर है ये, और इस पे आके कार्बन जम जाता है जो ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का कार्बन आके इस पे जम जाता है। तो ये क्या होता है कि जो अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब हम लोग गर्मी होती है, गर्मी में हम लोग ब्लैक कलर के कपड़े या काले कलर के कपड़े नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ये सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो इसलिए ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते। और सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग मतलब गर्मियों में व्हाइट कलर के यानी सफ़ेद कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, तो इसलिए हमको गर्मी का एहसास कम होता है, तो इसलिए हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है। मान लीजिए कि ये सफ़ेद, जैसे कि देखिए ये है आपका ग्लेशियर, ठीक है। अब ये सफ़ेद है, ये वाइट कलर का है। तो जब सूर्य की ऊष्मा इसमें आएगी तो ये सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित कर देगा, क्योंकि ये वाइट कलर का है। तो वाइट कलर में यानी सफ़ेद कलर में सूर्य की ऊष्मा को परावर्तित करने की क्षमता होती है। लेकिन अगर इसी में कार्बन, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं इनसे जो कार्बन निकलता है ये जाके इसमें जम जाता है, तापमान में वृद्धि भी हो जाएगी, ये जाके इसमें जम जाएगा। तो क्या होगा कि जब सूर्य की रोशनी आएगी तो ये सीधे इसको अवशोषित करेंगी, क्योंकि ये वाइट से ब्लैक हो गया है। ये पूरा वाइट से अगर ब्लैक हो गया है, देखिए जैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कहीं, तो ये सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जब सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करेंगी तो यहाँ गर्मी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसके बाद फिर ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे और ये पानी का रूप ले लेंगे। और पानी का रूप ले लेंगे तो ये सीधा जाएंगे समुद्र में। और समुद्र में क्या होगा कि समुद्र का, जैसे ये समुद्र है मान लीजिए, यहाँ के अगर इसके स्तर में वृद्धि हो जाएगी, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तो इसके किनारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो सारे डूब जाएंगे, ठीक है। तो यही बात कीजिए कि एक टेम्परेचर का कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश में या फिर हमारे विश्व में, यही बात बताई जा रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे। देखिए, टीवी के लिए एक नया टीका खोजा गया है, उसका नाम है BCG, ठीक है। तो इसके लिए जल्द इसका शुरू होगा, जल्द इस टीवी के लिए शुरू होगा। तो टीवी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका नाम है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, इसको आप याद रखिएगा। तो ये टीवी का नया टीका है जो कि अब जल्दी शुरू होगा। तो चलिए इसके बारे में अब हम टीवी के बारे में बात कर लेते हैं, और ये हमारे लिए इसीलिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी। देखिए, इसका टीबी का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, तो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। आम बोलचाल की भाषा में इसको टीबी ही बोलते हैं, लेकिन इसका फुल नेम है ट्यूबरक्लोसिस। ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। तो देखिए इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें व्यक्ति का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तो लंबे समय तक खांसी आना, सूखी खांसी आना, और खांसी के साथ मलगम और खून भी आना, सांस लेने में सीने में दर्द होना, बेचैनी और सुस्ती होना, भूख कम लगना, वजन घटना, वजन का घटना और भूख कम लगना, रात में हल्का बुखार रहना, थकान और शरीर में दर्द, ये सारे इसके लक्षण हैं। हालांकि सरकारी अस्पताल में जो
सरकार इसके जो दवाइयाँ होती हैं वो फ्री में उपलब्ध कराती है। अब अगर टीबी की दवा कोई करवाता है सरकारी अस्पताल में फ्री होती है तो वो जल्दी मतलब उसमें निरंतर दवा लेनी होती है, एक भी दिन का गैप नहीं करना होता है, निरंतर इसकी दवा का सेवन करें, 6 महीने इसका कोर्स होता है। अगर आपने उसको कर लिया तो इसमें टीबी से ठीक हुआ जा सकता है। अभी ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो इससे जान भी जा सकती है। तो क्योंकि खून ये बहुत शरीर में थकान आती है, कोई कार्य नहीं होता, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं टीबी के बारे में। और देखिए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च को 1882 में एक जर्मन के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन, यानी कि जर्मनी के। तो रॉबर्ट कोच ने इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, तो इसलिए इसको 24 मार्च को मनाया जाता है। और 1905 में रॉबर्ट कोच को वो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। वनडे एग्जाम देंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कब होता है टीबी दिवस, या फिर किसने खोज की थी, वो कहाँ के निवासी थे, किस देश के थे, और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इसके बारे में। और ये है आपके रॉबर्ट कोच जो कि जर्मन के थे, ठीक है, ये हैं रॉबर्ट कोच। तो इनके बारे में आप याद रख लीजिएगा और सतर्कता बरतें हर चीज़ से। और ये मतलब किसी के साथ एक बात करने से भी बीमारी फैलती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को टीबी है और उसी से कोई आराम से बात कर रहा है पास बैठ के, तो उससे टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिल्ली की न्यूज़ है, इसमें कहा गया है कि गरीब बच्चों के लिए हुनरबंद मतलब एक कुछ योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो बच्चे हैं जो गरीब हैं या फिर जो भिखारी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको स्वतः पैरों पर खड़ा किया जाएगा, ताकि वो किसी के उनको बेरोजगार ना रहें, और उनको कुछ हुनर दिया जाएगा ताकि वो अपना कार्य कर सकें। और यहाँ पे जो जिनके पास संसाधन नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक योजना चलाई गई है, भीम योजना। तो उसके बारे में बात कीजिए। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भीम योजना चलाई गई है। तो ये पूछ ले कि भीम योजना कहाँ से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा भीम योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई है भीम योजना। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बच्चों बुजुर्गों को और जो मतलब युवा हैं उनको अपने पैरों पर स्वतः खड़ा करवाया जाएगा, उनको कुछ हुनर दिए जाएंगे, काबिलियत उनकी पहचानी जाएगी, उसके थ्रू वो अपना कार्य कर सकें। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो गरीब है, तो भीम योजना के तहत ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो भीम योजना दिल्ली की सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये पूछा जा सकता है। और जो इसका उद्देश्य क्या है, तो जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है उनको पढ़ाई करवाना, उनको संसाधन उपलब्ध करवाना। हालांकि अभी ये भीम योजना अभी इसका जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है, 2023 में इसकी रफ्तार बहुत तेज़ बढ़ेगी ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है देखिए, ये है दिल्ली जो कि भारत की राजधानी भी है। ये देखिए, ये आपका छोटा सा दिल्ली दिख रहा होगा और भारत की राजधानी है। तो इसको जूम करके हम लोग देख लेते हैं। ये है दिल्ली। एक चीज़ बताइएगा, दिल्ली कौन कौन से राज्यों को टच करती है, कितने राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, कितने राज्य आते हैं और कौन कौन से आते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये चीज़ बताइएगा कि जो अरावली पर्वत है, अरावली रेंज है, वो कौन कौन से राज्यों से और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन बताइएगा। देखिए आप एक काम किया करिए, जब मैं क्वेश्चन आप जब बैठा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, और जब आपको जो नोट करने की मतलब जो नोट करने लायक चीज़ें होती है उसको नोट करके रखिए, और जो क्वेश्चन मैं बोलती जाती हूँ उनको साथ साथ आप नोट करना चाहिए, ताकि आपको क्या होगा, जब वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद जब आप जाएंगे तो आप वो कॉपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन मैम के द्वारा पूछे गए हैं और इनका हमको आंसर देना है। लास्ट तक क्या होता है, आप क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन याद रहते हैं फिर उनका आंसर दे देते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देना है इससे। अच्छा एक काम करिए, आप 15 दिन या फिर 1 महीना आप निरंतर क्वेश्चन के आंसर दीजिए जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर 1 महीने बाद अपने आप में परिवर्तन देखिए आप कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जीवन में अप्लाई करिएगा, क्योंकि शुरू में ही बता दिया गया कि छोटी छोटी आदतें आपके विद्यार्थी जीवन को बहुत अच्छा बना देती हैं, ठीक है। हमको लगता है कि यार ये छोटी आदत है, कैसे मतलब इससे कुछ होगा, 1 दिन में और 2 दिन में, निरंतर उस कार्य को करिए। कहते हैं ना कि अगर कुएं पर आप जाएंगी तो वो जो मिट्टी का घड़ा होता है वो भी मिट्टी का ही होता है, ठीक है। जो घड़ा होता है वो भी मिट्टी का ही होता है, लेकिन वो कुएं की जो चट होती है वो सीमेंट की बनी होती है, उसको भी काट देता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर काम करता है, ठीक है। वो निरंतर काम करता है, इसलिए उसको भी वहाँ पे भी गड्ढा कर देता है। तो आप अगर अपने जीवन में निरंतरता बरतेंगे, निरंतर कोई कार्य करेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे, तो फिर आप भी जो भी जगत होगी, आपकी जो भी चट होगी उसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक न्यूज़ है,
हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेना के बीच सहयोग प्रगाढ़ करेंगे भारत फ्रांस के बाद बारे में न्यूज़ है। तो ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जब हमारा इंडिया उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि उसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। तो वहाँ पे ये लोग अपनी नौसेना को लेके कई सारे अभ्यास करेंगे। अभी उन अभ्यास का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो जब न्यूज़ में आएगा तो बता देंगे कि कौन कौन से अभ्यास मतलब किए जाएंगे। तो फ्रांस, यहाँ पे रिश्ते बेहतर करने की बात की जाए। वैसे भी फ्रांस और इंडिया के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी इनको काफ़ी अच्छा करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फ्रांस के द्वारा ये कहा गया है कि शायद राफेल डील के बारे में भी कुछ कहा जाए। उस पर जब इसमें नौसेना से संबंधित जो युद्धाभ्यास होंगे उसमें राफेल डील के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जिसे वो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जापान जो है वो चाहता है कि इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बने, लेकिन अभी इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, ये एक स्थायी मेंबर है 2 साल के लिए। और फ्रांस वहाँ पे परमानेंट मेंबर है, यानी कि स्थायी मेंबर है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे यही बात की गई है। अब हम फ्रांस देख लेते हैं। ये है फ्रांस, ठीक है, ये है फ्रांस। तो इसमें आप देखिएगा, ये इसकी राजधानी है पेरिस, और ये इधर इस खाड़ी का इसमें तो लिखा ही हुआ है। इसका नाम बताइएगा आप। चलिए, फिर भी लिखा हुआ तो क्या हुआ, आप देख लीजिएगा एक बार मैप और सर्च करके बताइएगा। और ये कौन सा सागर है ये भी बताइएगा। वैसे नाम लिखा हुआ है, होशियार हैं आप, समझ जाएंगे। ये है पेरिस और ये है आपका फ्रांस। अच्छा, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ बताइएगा कि फ्रांस कौन कौन से कंट्री को टच करता है, ठीक है, कौन कौन से कंट्री को टच करता है फ्रांस, तो इसके बारे में बताइएगा। और ये है आपकी फ्रांस के ये है आपका फ्रांस का फ्लैग। ये 3 कलर इसमें भी हैं, जैसे कि 3 कलर हमारे तिरंगे में है, वैसे इसमें 3 रंग है। और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है, राजधानी है पेरिस है, जो कि आपको दिखाई जा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका राफेल, जो कि भारत के साथ इसके मतलब भारत जो राफेल खरीदता है वो फ्रांस से ही खरीदा है। तो इससे संबंधित ये है राफेल, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको PDF इसकी चाहिए, ठीक है। PDF के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें इसी का मेंबर बनने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, UK और USA, ठीक है। तो चाइना भी इसका मेंबर है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये जो 5 मेंबर हैं, ये जो 5 मेंबर हैं, इनको क्या है कि इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर क्या होती है, वीटो शक्ति क्या होती है कि अगर मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है कि मान लीजिए कि 5 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, 5 ABCDE, ये 5 लोग दोस्त हैं। हाँ, ये लोग बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, ये 5 लोग दोस्त हैं। अब इनके पास वीटो पावर है, तो इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेड, वो इसमें शामिल होना चाहता है, इनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, यानी कि वो कह रहा है कि हमको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, हमको भी परमानेंट मेंबर बना लो। तो इसमें से ये 4 लोग तो कह रहे हैं ठीक है आपको शामिल कर लिया जाएगा, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो ई है ये कह रहा है कि नहीं, हम 5 लोगों के अलावा इसमें कोई हो ही नहीं सकता, हम नहीं शामिल करना चाहेंगे आपको हमारे साथ। इसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये यहाँ पे इसको नहीं शामिल करेगा, जबकि ये 4 देश चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये मना कर रहा है तो ये भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास सबके पास वीटो पावर है। किसी को भी इसमें शामिल करना होगा तो 5 की रजामंदी ज़रूरी है, 5 को हाँ बोलना चाहिए, तो हाँ बोलना पड़ेगा तभी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जब इंडिया के शामिल होने की बात की जाती है तो फ्रांस, रसिया, UK और USA ये तो चाहते हैं कि हाँ इंडिया को शामिल कर लिया जाए, लेकिन चाइना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना के भारत के रिश्ते चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। तो यही बात की जा रही है। और चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें अफ्रीका से 3 कंट्री आती है। देखिए इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो 5 हैं, और जो मतलब कि अस्थायी सदस्य हैं वो है 10। तो आप इसमें याद रख लीजिएगा कि कुल टोटल मेंबर पूछे तो टोटल मेंबर होते हैं 15, लेकिन उसमें परमानेंट जो है वो 5 हैं, और जो और हैं अस्थायी वो 10 हैं। तो इसमें अफ्रीका से 3 देश हैं, एशिया से 2 देश हैं, लैटिन अमेरिका से 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 हैं, वेस्टर्न यूरोप से 1 है, मतलब वेस्टर्न यूरोप से 2 हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी मतलब फ्रांस भी UK का ही पार्ट है, मतलब कि यूरोप का ही है, और UK भी यूरोप का है। 2 मेंबर परमानेंट मेंबर में शामिल है, लेकिन इसमें फिर भी 3 मेंबर और शामिल करने की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये देखिए आपके अवेयरनेस के लिए ये न्यूज़ है कि ओमिक्रॉन का एक नया स्वरूप आया है जिसका नाम है XBB.1।
तो ये भारत में आ चुका है। पहले देखिए कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन के बाद अब XBB1 आया। ये इसका ओमिक्रॉन का स्वरूप है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। तो ये इंदौर में हुआ है किसी महिला को। तो यही आपके लिए अवेयरनेस है कि आप सतर्कता बरतें अपनी लाइफ को लेके, अपनी स्वास्थ्य को लेके, अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेके, ये सारी चीज़ें करें। तो यही आपके लिए, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए लगाई गई थी ये न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कल आपको इस आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो श्री सम्मेत शिखर जी की मांग है, वो उसमें अनशन कर रहे एक व्यक्ति, एक जैन व्यक्ति का निधन हो गया, जो कि मुनि थे, उनका निधन हो गया। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल भी बात की है कि जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार वो है क्या, सम्मेत शिखर या कि पार्श्वनाथ शिखर को एक पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो जैन लोग हैं, ये उनका तीर्थ है, मतलब तीर्थ के लिए बहुत इनसे भावनाएं जुड़ी हैं उस स्थल से। तो ये लोग नहीं चाहते कि उसको पर्यटक स्थल घोषित किए, क्योंकि पर्यटक स्थल में तो सभी लोग जा सकते हैं, उसमें मुस्लिम, हिंदू और सिख, ईसाई, कोई भी, मतलब हर पर्सन, स्त्री पुरुष सारे लोग जा सकते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई मतलब जाके पर्यटक स्थल घोषित करके घूमने की दृष्टि से जाए, क्योंकि उससे इनकी भावनाएं जुड़ी हुई। तो इसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। तो वही चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए महावीर स्वामी हैं। और ये चीज़ बताइएगा कि इसमें कल मैंने बताया है कि इसमें कितने जो इसके तीर्थंकर थे कितने थे, और इसमें से फर्स्ट और लास्ट, मतलब कि ये चलिए ठीक, मैं बताती हूँ। तो 24 तीर्थंकर थे। इसमें से पहला तीर्थंकर आप बताइएगा कि कौन है, और 24वां तीर्थंकर बताइएगा। ठीक है, और ये हैं आपके जैन धर्म के लोग, जो कि बहुत शांति प्रिय होते हैं। और ये आपका है सम्मेत शिखर, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। ये है सम्मेत शिखर, जिसके बारे में ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसको पर्यटक स्थल ना घोषित किया जाए। पर अच्छा, आप सोच रहे होंगे पर्यटक स्थल घोषित करने से क्या फ़ायदा है। पर्यटक स्थल घोषित करने से पता है क्या फ़ायदा होता है, कि राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा वित्तीय लाभ होता है। देखिए जैसे कि कोई मान लीजिए कि ये पर्यटक स्थल घोषित हो गया, ठीक है, अब ये पर्यटक स्थल घोषित हो गए, तो इसके आसपास धीरे धीरे दुकानें लग जाएंगी, उनको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे होटल बन जाएंगे, तो फिर उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि और जो विदेश से लोग आएंगे, वो यहाँ पे सिर्फ खर्चा ही करेंगे। पहले होटल को देंगे, फिर दुकान में कुछ खरीदेंगे उसको देंगे, कहीं ठहरेंगे वो देंगे, फिर कुछ और काम करेंगे वो देंगे, जो इसका टिकट लगेगा उसको देंगे। तो भारत को इसमें से, राज्य को फ़ायदा होगा, इसीलिए इसको पर्यटक स्थल घोषित करने की बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या है कि बाल तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश में। तो इसको नोटिस मिली है कि आपके यहाँ से बाल तस्करी बहुत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। किसी किसी मूवी में अगर आपने देखा होगा तो दिखाया होगा कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनको विकलांग कर दिया जाता है, किसी की आँख खराब कर दी जाती है, या फिर पैर खराब कर दिया जाता है। उससे फिर जो सिग्नल पर होते हैं, या फिर उनसे फिर भीख मंगवाई जाती है, और फिर उसकी जो इनकम होती है, जो भीख होती है, इनकम तो नहीं बोल सकते, जो लोग देते हैं, जो पैसा होता है, उनसे शाम को छीन लिया जाता है। सिर्फ उनको खाने के लिए, मतलब सिर्फ खाने के लिए दिया जाता है, जितना उनको खाना है बस वही दिया जाता है। पूरा दिन उनसे भीख मंगवाया जाता है। तो यही चीज़ है, इसमें यही चीज़ बताई गई कि बाल तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बच्चों को अपने मतलब परिवार की भी एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपने नज़रों के सामने रखें, और ऐसा मतलब कि नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसमें क्या है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। तो ये सब जो मानव है उसको उसके अधिकार दिलवाता है। तो इसी के संबंध में बात की है। और जो अधिनियम था वो 1993 का था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और ये जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये बताइएगा, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज़ आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में ये है आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इससे कब अलग हुआ था, ये चीज़ बताइएगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था। और ये है बिहार, ये भी बताइएगा कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा बन रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से देख लें। और ये है आपकी दिल्ली, ये है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये कर्नाटक है। और इधर छोटे छोटे जो 7 सिस्टर हैं, 7 देश हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिंबल, इसको बताइएगा कि कब मनाया जाता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बात की जा रही है, यूक्रेन और रसिया के बारे में बात की जा रही है। काफ़ी टाइम से इन लोगों के साथ युद्ध हो रहा है। तो इसमें रसिया बोल रहा है कि अगर रूस बोल रहा है कि अगर यूक्रेन अपने जो हारे हुए क्षेत्र हैं उन पर वार्ता ना करे, उनको दावा छोड़ दे और उनको बोल दे कि वो हमारी नहीं है, तो हम उसके साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं, ऐसा इनके द्वारा, पुतिन के द्वारा बोला जा रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं कि काफ़ी टाइम से इन लोगों के बीच युद्ध चल रहा है और भारत यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके जो रिलेशन है वो यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और उसके रिलेशन रसिया के साथ भी अच्छे हैं। तो भारत यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि आप शांति पूर्वक कोई बात भी शांतिपूर्वक करके आप अपना युद्ध को विराम दे सकते हैं, लेकिन वो सपोर्ट में किसी के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर रसिया के सपोर्ट में आएगा तो यूक्रेन से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या फिर यूक्रेन के सपोर्ट में आएगा तो रसिया से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। हालांकि रसिया उसके साथ हमेशा से खड़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ यूएसए खड़ा था और यूएसए और रसिया में हमेशा से शीत युद्ध चलता रहा है। तो अगर मान लीजिए जैसे पड़ोसियों में नहीं होता है कि ये दो पड़ोसी हैं, अब इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा है, और ये दो पड़ोसी इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा, तो क्या होगा कि ये जाएगा इसकी साइड और ये जाएगा इसकी साइड। क्यों? क्योंकि ये वाला इसकी साइड है, तो ये इसकी साइड नहीं आ सकता। अगर ये इसकी साइड आ गया तो ये इसकी साइड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं और ये दोनों से फिर ये इनका सपोर्ट करेंगे। तो वैसे ही यूएसए ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था जब युद्ध चल रहा था, और रसिया ने हमारा सपोर्ट हमेशा से किया है। तो वही बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको मैप में भी आप देख सकते हैं। ये है आपका रसिया, रूस, और ये है यूक्रेन, इसकी राजधानी है कीव। और ये जो कौन सा एरिया है इसको बताइएगा। देखिए, ये क्रीमिया वाला एरिया रसिया ने 2014 में यूएसए से जो मतलब कि रसिया ने 2014 में यूक्रेन से इसको हड़प लिया था, क्रीमिया का, ये जो क्रीमिया का एरिया है। तभी इसको G8 कंट्री जो थी, G8 कंट्री से इसको बाहर कर दिया गया। तो अभी वो G7 है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो G7 है, क्योंकि इसमें रसिया को बाहर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसने क्रीमिया वाला ये जो एरिया है इसको हड़प लिया था। और इसके पड़ोसी भी देश आप देख लीजिएगा, रोमानिया है, बेलारूस है, ठीक है। तो और ये है आपका ब्लैक सी यानी कि काला सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 के बारे में सब कहा जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल ये कवर किया गया है कि G20 की मीटिंग जो इस बार होगी वो भारत में होगी। तो उसी से स्वास्थ्य संबंधी बात की जा रही है कि डिजिटल जो हेल्थ है उसके बारे में भारत कैसे करेगा, और इसी चीज़ को G20 में प्रदर्शित करना है भारत को। डिजिटल हेल्थ के बारे में उसको दिखाना है कि वो एक मतलब सक्षम हो गया डिजिटल हेल्थ के बारे में। तो सारी चीज़ यही बताई गई कि कैसे करेगा भारत। देखते हैं जब G20 की मीटिंग होगी तो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। और इसमें आप G20 के बारे में देख लीजिए। इसमें देखिए, ये है G7 था, जो अभी G7 हो गया है। ये जो मैंने बताया कि G8 था पहले, इसमें रसिया शामिल था, ठीक है। लेकिन एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो ये G7 है अभी वर्तमान में, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये लोग शामिल हैं। तो इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन इसको रसिया को बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसने क्रीमिया का जो उसका एरिया है वो हड़प लिया था, तो इसको 2014 में बाहर कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर ये G7 और G8 और ये G20, मतलब ये G7 और G8 को मिला देंगे तो इसमें G20 बन जाएगा। तो इसी में देखिए G20 में कितने देश हैं, पहले आप, ये है G20 के देश। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन और फ्रांस, जर्मनी, भारत। ये चीज़ याद रखिएगा, भारत भी इसका सदस्य है। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये कि कितने सदस्य देश हैं इसमें। कुछ मतलब नाम दिए थे देशों के और बोला था कि इसमें कौन से सही हैं जो G20 के सदस्य हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, और उसके बाद है फिर एक है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन। इसमें आपके हैं इसमें 19 देश शामिल हैं, ठीक है। इसमें 27 देश शामिल है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं। और तो यहीं पे इसको सिर्फ एक कंट्री गिना जा रहा है। 18 देश हैं, नहीं 19 देश हैं, बाकी एक ये जो यूरोपीय यूनियन है इसके अंतर्गत जितने देश शामिल है वो सब G20 का भाग होंगे। इसको सिर्फ एक गिना जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और तो चलिए, यही है आपका G20। देखिए, ये सारे देश हैं। फिर उसके बाद ये हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये भी आपके अवेयरनेस से संबंधित न्यूज़ है। तो रीवा में एक मंदिर में विमान टकराया जिसमें पायलट की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में रीवा है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। वैसे इससे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी ये।
अब ये देखिए, ये आर्टिकल है, पाकिस्तान के बारे में बात की गई है कि पाकिस्तान की जो अस्थिरता है वो बढ़ती ही जा रही है। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, अन्य देशों का बहुत सारा कर्ज है, और उसके यहाँ फिर मतलब जो पैसा है, पैसा की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो जो अनाज है वो महंगा होता जा रहा है, जैसे कि आटा, चावल, गेहूँ, ये सारा चीज़ें मतलब ख़त्म होती जा रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं बाज़ारों में, और जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो संस्थाएँ, वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं, वो सारा आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि आतंक, मतलब कि ये चीज़ सभी देश मानते हैं, पाकिस्तान के अलावा भारत तो हमेशा मानता रहा है कि ये पाकिस्तान आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठन इसके यहाँ रहते हैं, फिर उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। देखिए, जैसे कि क्या होता है, अब इसमें मतलब एक टॉपिक में पढ़ रही थी, तो उसमें ये है कि कुछ लोग, जैसे कि किन लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो वो बोलते हैं कि क्या नोट छाप के, मतलब पाकिस्तान या फिर कोई अन्य देश, मान लीजिए उसके यहाँ गरीबी है, तो वो क्या नोट छाप के अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता है? ये चीज़ आपको समझा दूं कि नोट छाप के गरीबी के मतलब एक मतलब मुद्दा है कि क्या नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पास पाँच वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वस्तुएं हैं आपके पास। तो इसमें क्या है कि ये 5 वस्तुएं, सिर्फ 5 वस्तुएं बची हैं, तो इसमें क्या है, और लेने वालों की संख्या कितनी है? लेने वालों की संख्या मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, 10 है। तो अब अगर ये मान लीजिए कि ये एक वस्तु 2 रुपए की है, तो इसको ये दुगना भी कर देगा तो भी ये ले लेंगे, क्योंकि लेने वालों की संख्या अधिक है। अगर कहीं पे अकाल पड़ा हो, कहीं पे खाने के लिए ना हो, लेकिन उनके पास पैसा बहुत हो, तो आप जितने का भी देंगे। जैसे कि एक बार हुआ था कि 10 रुपए का बिस्किट 100 रुपए में बिका था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी जो आपूर्ति थी वो बहुत कम थी, तो 100 रुपए का एक बिस्किट बिका था। तो अगर आप नोट छाप भी लेंगे और वस्तु आपके पास नहीं रहेगी, तो भी उसकी महंगाई उतनी ही बढ़ जाएगी, फिर नोट छापने का कोई फायदा नहीं आपको। आई होप को समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि अगर आप किसी वस्तु को लेते हैं, मान लीजिए कि एक वस्तु को लेते हैं, अगर इसकी कीमत है 550 रुपये और आपके पास पैसा बहुत है, एक ही वस्तु बची है और इसमें लेने वाले हैं 50 लोग, तो इसको आप 500 भी कर देंगे तो भी लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको आवश्यकता है। तो नोट छापने का क्या मतलब, क्योंकि इसकी रेट तो वैसे भी बढ़ गई। तो बात यही की जा रही है कि नोट छाप की गरीबी दूर नहीं की जा सकती। यहाँ पे बहुत अस्थिरता फैली हुई है, हर तरफ दंगे देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की खाद्य वस्तुएं जो हैं उनमें कमी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले यूएसए ने इसको सपोर्ट करवाया है कुछ डॉलर का। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, और ये है आपके पड़ोसी देश, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और चाइना भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन चाइना सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो चाइना है वो पाकिस्तान के साथ भले ही रहता है, लेकिन ये अपना फ़ायदा देखता है। ये पाकिस्तान के साथ ऐसे ही नहीं रहता है, इसके साथ अपने फ़ायदा दिखता है तभी ये रहता है। ये सोचता है कि हमदर्दी में रहता है। हमदर्दी में चाइना कभी किसी के साथ रहा ही नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। उसको जब अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो तो वो उसका जो पक्का मित्र होता है उसको भी वो धोखा दे के निकल सकता है, ठीक है। तो चाइना मतलब यूएसए हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, और ये है भारत और ये है चाइना। तो इनके संबंध आपस में अच्छे नहीं, क्योंकि चाइना बहुत गिरी हुई हरकत करता है। और ये है पाकिस्तान, इसके भी संबंध भारत से अच्छे नहीं, इस वाले एरिया से लेके, और इसके संबंध चाइना से ठीक है। ये देखिए, एक चीज़ देख लीजिएगा, ये है अक्साई चीन, ठीक है, और ये है पाकिस्तान। इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, और इसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एरिया है, ये वाला एरिया, इसको जो पाकिस्तान ने 1963 में, जब 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, तो 1963 में इस वाले एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो इतना एरिया, ये जो यहाँ से एरिया है, ये चाइना के कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर का, और ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में, और ये एरिया भारत के कंट्रोल में है, जबकि ये पूरा एरिया भारत का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अच्छा, ये बताइएगा हिस्ट्री से संबंधित, जो हम जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था, तो किस विधि के द्वारा भारत में इसको मिलाया गया था, इसके बारे में आप बताइएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल, ये है भूटान, और ये है बांग्लादेश, म्यांमार, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये है श्रीलंका। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब छोटा बड़ा से या फिर कौन से पड़ोसी देश हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट से संबंधित एक न्यूज़ है कि राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत महासागर में, अभी एक न्यूज़ हमने डिस्कस की कि फ्रांस और जो भारत है वो हिंद महासागर है उसमें कुछ कार्य करेंगे। तो ये हिंद प्रशांत महासागर के बात की जा रही है। वहाँ पे राजनाथ सिंह पहुँचे हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं। तो ये बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये सबसे साउथ का, यानी कि सबसे दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट।
अंडमान निकोबार में भी 2 दिवसीय मतलब कि कार्य पर ये लोग गए थे, यात्रा पर। तो वही सब चीज़ें बताई गई थी। और ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये देखिए अभी ये है, तो ये सबसे दक्षिण बिंदु है, कन्याकुमारी से भी नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे, देखिए ये एक है इंदिरा कॉल जो कि यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, और इंदिरा पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो है आपका इधर, देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। और इसके बाद में ये जैसे कि है न्यू दिल्ली और इंडिया, पूरा इसको इंडिया बोलेंगे, हैदराबाद, मुंबई, ये सारे छोटे छोटे जो मतलब राज्य वो हैं सिटी, उसके बारे में। तो अब ये है क्वेश्चन आपके लिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व शुभारंभ किसने किया था, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2000 में, ये यूपीपीसीएस 2000 का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप बताइएगा कि इनका शुभारंभ किसने किया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आपको 2-3 मिलेंगे डेली। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या होता है कि आपका जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हमारा पैटर्न कैसा है एग्जाम का। लेटेस्ट पैटर्न या लेटेस्ट क्वेश्चन जरूर देखें, कम से कम 10 साल के तो क्वेश्चन देखे ही हैं इससे। और ये कभी कभी बैक ईयर के क्वेश्चन उठा के सीधा वही दे देता है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा और वो क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में दे दिया, कोई क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा तो बीपीएससी में दे दिया। तो ऐसे करता है, कभी कभी यूपीएससी के क्वेश्चन ही यूपीएससी में पूछ लेता है या यूपीपीसीएस के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ लेता है। तो आपको ईयर भी बताया जाए कि कौन से ईयर का है, ताकि आप जाके देख सकें। तो यूपीपीसीएस 2000 का है ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, ये आपका 1999 में पूछा गया था। तो इसमें आप बताइएगा कि क्या कहा जाता है उनके अनुयायियों को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो और ये है आपका आज का कल्प मेधा, ज्ञान का पहला काम असत्य का पता लगाना है, इसका दूसरा काम सत्य को पहचानना है। ठीक है, मैंने कहा ये कोटेशन आप रख सकते हैं। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये एग्ज़ाम को आपके कॉपी की तरफ अट्रैक्टिव करेंगे। ठीक है, तो और आज का ये लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अपना आंसर ज़रूर दें, जो भी अगर आप सर्च करेंगे चीज़ें तो आपको पता चलेंगी। तो अब आप अपना आंसर ज़रूर दें, जो भी जितना भी आंसर पता है सर्च करके दें। तो और स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दे दें, ताकि ये पता चले कि आपका जो आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। लाइक, डिसलाइक, जिस भी माध्यम में आप इसको फीडबैक दे सकते हैं, ताकि ये पता चले। अगर इसमें कुछ और इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि कुछ सजेशन देना है कि और इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में एकदम निरंतरता बनाए रखें और आराम से उसकी तैयारी करें। और सुबह उठने की थोड़ा आदत डालें तो आप अन्य से बेहतर थोड़ा करेंगे। और चलिए ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।